नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 23 रूसी क्रांति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 23 रूसी क्रांति। और दोस्तों, एक बात और, जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो वो यूट्यूब के सेटिंग में चले जाइए और प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार मिल सके। ओके, चलिए 23 चैप्टर रूसी क्रांति को प्रारंभ करते हैं। रूसी क्रांति 1917 के कई कारण थे, जिनमें से जार-शाही की निरंकुशता, ड्यूमा के प्रभाव को कुचलने का प्रयास, कृषकों की दयनीय दशा, श्रमिकों का असंतोष, जार की रूसीकरण की नीति, रूस में आर्थिक एवं सामाजिक विषमता तथा रूसी बौद्धिक क्रांति आदि प्रमुख थे। ठीक है, आगे है जार अलेक्जेंडर द्वितीय 1855 से 1881 ईस्वी ने 1861 में कृषक दासों को मुक्त किया। अलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसकी हत्या 1881 ईस्वी में नरोदनाया वोलिया, जिसे पीपुल्स विल भी कहा जाता है, नामक निहलिस्ट दल ने की। जार अलेक्जेंडर तृतीय 1881 से 1894 ईस्वी ने रूस के रूसीकरण एवं स्लाववाद पर अत्यधिक बल दिया। इन्होंने ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण करवाया। रूस में कई धर्म प्रचलित थे और कई भाषाएं थीं। रूस की जनता में यहूदी, पोल, फिन, उज़्बेक, तातार, कजाक, आर्मीनियन, रूसी आदि का समावेश था। इन सबकी अपनी अपनी संस्कृति और सभ्यता थी। आगे, जार अलेक्जेंडर तृतीय के समय में रूसी सरकार ने पहली बार इन अल्पसंख्यक जातियों के विरुद्ध रूसीकरण एवं बहुभाषाई लोगों को अल्पसंख्यक थे के योजनाबद्ध दमन की नीति अपनाई तथा इनकी भाषाओं पर प्रतिबंध लगाए गए एवं इनकी संपत्ति छीन ली गई। इस कारण गैर रूसी जनता में असंतोष फैला और वह जार-शाही के विरुद्ध हो गई। आगे है जार अलेक्जेंडर तृतीय के समय एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा अपनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1860 के पश्चात कुछ रूसी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों ने समाजवादी विचारधारा के आधार पर एक आंदोलन आरंभ किया। आगे दोस्तों, हर्जेन और चर्नीसेवेस्की इस आंदोलन के मुख्य प्रेरणा थे। उनके समर्थकों को नरोदनिक या पॉपुलिस्ट कहा जाता था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय 1894 से 1917 ईस्वी तक था, जो एक निरंकुश शासक था। जार निकोलस, इसका फिगर देख लीजिए दोस्तों, जार निकोलस है ये। ठीक है, छोटा करें, चलिए आराम से देख लीजिए स्पष्टता से। ये है दोस्तों जार निकोलस। आगे, जार निकोलस द्वितीय, जो जार अलेक्जेंडर तृतीय का पुत्र था, ने एक गैर रूसी जातियों का रूसीकरण करने की नीति का कठोरता से पालन किया। आगे दोस्तों, जार निकोलस द्वितीय के समय रूस जापान युद्ध 1904 ईस्वी से 1905 ईस्वी हुआ।
इस युद्ध में रूस की छोटे से जापान के हाथों पराजय हुई। अब यह स्पष्ट हो गया कि रूस में सुधारों की आवश्यकता है। 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति के फलस्वरूप जार जार निकोलस द्वितीय को सुधारवादियों को संतुष्ट करने के लिए ड्यूमा का निर्वाचन कराने की घोषणा करनी पड़ी, किंतु ड्यूमा को भी उसने जनता की प्रतिनिधि सभा के वास्तविक अधिकारी होने से वंचित रखा और स्टालिपिन की सहायता से पुनः प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित कर लिया। आगे दोस्तों, आगे है रहस्यवादी साधु रासपुतीन का जारीना पर अत्यधिक प्रभाव था। ठीक है, रासपुतीन आगे, जिससे उसका प्रशासन में भी अत्यधिक हस्तक्षेप रहता था। रासपुतीन की हत्या 30 दिसंबर 1916 को प्रिंस फेलिक्स ने की। ठीक है, यही है दोस्तों रासपुतीन देख लीजिए इसका फिगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साधु था। आगे है प्रिंस फेलिक्स ने की। आगे जरीना अलेक्जेंड्रा मूलतः जर्मन थी। रूस में ऑक्टोब्रिस्ट दल में सामंतों की प्रमुखता संवैधानिक जनतंत्रवादी दल में बुद्धिजीवियों का बाहुल्य, समाजवादी क्रांतिकारियों के दल में किसानों का वर्चस्व तथा सोशल डेमोक्रेटिक दल को श्रमिकों का समर्थन था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सोशल डेमोक्रेटिक दल सर्वहारा वर्ग को क्रांति का मुख्य आधार मानता था, कृषकों को नहीं। अक्टूबर 1905 में स्थापित ऑक्टोब्रिस्ट दल का वास्तविक नाम यूनियन ऑफ अक्टूबर 17 है, जिसका नेतृत्व 1906 ईस्वी से उद्योगपति अलेक्जेंडर गुचकोव ने किया। आगे दोस्तों, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे दोस्तों, अक्टूबर 1905 ईस्वी में स्थापित संवैधानिक जनतंत्रवादी दल का संक्षिप्त नाम केडी है, जिसका अध्यक्ष पावेल मिल्युकोव था। 1902 ईस्वी में स्थापित समाजवादी क्रांतिकारियों के दल के संस्थापक आंद्रेई आर्गुनोव, मिखाइल गॉट्स, ग्रिगोरी गेरशूनी तथा विक्टर चेरनोव थे। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1898 ईस्वी में आगे देखते हैं। 1898 ईस्वी में व्लादिमीर लेनिन द्वारा हुई, जिसका विभाजन 1903 ईस्वी में बोल्शेविक दल एवं मेंशेविक दल के रूप में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल्शेविक क्रमशः क्रांति के पक्षधर थे, जबकि बोल्शेविक शीघ्र परिवर्तनवादी थे। मेंशेविक दोस्तों है। ठीक है, मेंशेविक क्रमशः क्रांति के पक्षधर थे, जबकि बोल्शेविक जो थे दोस्तों वह शीघ्र परिवर्तनवादी थे। ठीक है, ये है दोस्तों व्लादिमीर लेनिन का फिगर। आइए देख लेते हैं। ये है उसका फोटो, देख लीजिए, दिमाग में चित्रित कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों मेंशेविक। हम कहाँ ध्यान था कि बोल्शेविक उसको पढ़ रहे थे, क्षमा करिएगा, गलती हुआ था दोस्तों। मेंशेविक सर्वहारा वर्ग एवं बुर्जुआ वर्ग की सहायता से जनतंत्र की स्थापना का पक्षधर था, जबकि बोल्शेविक सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित करना चाहते थे। इस पार्टी का प्रचार कार्य मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग में था। रूस में सोशल रिवॉल्यूशनरी
पार्टी की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई, जो मुख्यतः किसान वर्ग में लोकप्रिय थी। 22 जनवरी 1905 ईस्वी को रविवार के दिन लगभग 1.5 लाख मजदूर पादरी फादर गैपो के नेतृत्व में अपनी औद्योगिक मांगों की पूर्ति के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के महल के सामने इकट्ठे हुए, जिन पर जार ने सेनापति काउंट वीट के नेतृत्व में गोलियां चलवाईं। इस गोलीकांड को खूनी इतवार या रविवार कहा गया है। गैपो एक साहसिक पादरी था। उसका संघ एक पुलिस संघ था। प्रदर्शन में मजदूर, उनकी पत्नियां और बच्चे जार के बड़े बड़े चित्र अपने साथ लेकर गए थे। ये शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे थे, किंतु जार के सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर आक्रमण कर 130 व्यक्तियों को मार दिया। जार ने 30 अक्टूबर 1905 को शासन सुधारों की घोषणा की, जिसे अक्टूबर घोषणा पत्र कहा गया है। आगे है, इस घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया था कि ड्यूमा की सहमति के बिना कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा। ड्यूमा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होंगे। इस घोषणा के द्वारा लोगों को भाषण देने, विचार प्रकट करने और संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 1902 ईस्वी में हार्कोव और पोल्टावा के किसानों ने आंदोलन किया। पहले वे भूमि कर में कमी एवं सुविधा अधिकारों की समाप्ति की मांग करते रहे, किंतु जब उनकी मांगों की अवहेलना की गई तो वे अधिक उग्र हो गए। 1905 ईस्वी में समस्त कृषक प्रतिनिधियों का मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रूसी कृषक संघ बनाने का निर्णय लिया गया। 1910 ईस्वी के भूमि अधिनियम द्वारा कृषकों को अपनी भूमि का समेकीकरण करने का अधिकार दिया गया। 1902 से 1903 ईस्वी से ही मजदूरों की हड़तालें आरंभ हो गई थी। 1905 की क्रांति का आरंभ भी मजदूरों के जुलूस से ही हुआ था। इस समय मजदूरों की शांति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी अलग सरकार बना ली। आगे है, 1912 ईस्वी में स्वास्थ्य बीमा तथा दुर्घटना बीमा अधिनियम लागू किए गए। टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की एवं तुर्गनेव आदि रूसी उपन्यासकारों ने रूसी जीवन की विफलताओं की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। इनके विचारों से लोगों में राजनैतिक जागृति उत्पन्न हुई। 1916 ईस्वी से 1917 ईस्वी के शीतकाल में रूस में घोर असंतोष व्याप्त था। एक ओर तो सेनाओं की निरंतर हार के अपमान से जनता क्षुब्ध थी, दूसरी ओर अनाज, ईंधन, कपड़े आदि की कमी होने लगी और देश में दुर्भिक्ष की आशंका उत्पन्न होने लगी। इस अवस्था के लिए जनता जार के कुप्रबंधन को ही उत्तरदायी समझती थी। 7 मार्च 1917 को क्रांति का प्रारंभ रूसी नगर पेट्रोगार्ड से हुआ। पेट्रोगार्ड रूसी नगर सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम था। 8 मार्च 1917 को पेट्रोगार्ड के कपड़े के कारखाने में काम करने वाली स्त्रियों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। अगले दिन पुरुष मजदूर भी उनके साथ सम्मिलित हो गए। वे लोग रोटी दो के साथ साथ अत्याचारी शासन का नाश हो के नारे भी लगा रहे थे। आगे है,
मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर सैनिकों एवं मजदूरों के प्रतिनिधियों की क्रांतिकारी सोवियत बना ली। ठीक है, सोवियत ऑफ वर्क मैन एंड सोल्जर्स डिप्यूटीज। आगे है, शासन के वास्तविक अधिकार इस परिषद ने अपने हाथ में ले लिए। 14 मार्च 1917 को क्रांतिकारी परिषद और ड्यूमा के सदस्यों की एक समिति ने मिलकर एक अस्थायी सरकार गठित की। 14 मार्च 1917 को प्रिंस जी लोव के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन हुआ। अस्थायी सरकार में क्रांतिकारी समाजवादी दल के नेता अलेक्जेंडर केरेंस्की, अक्टूबरिस्ट दल के नेता गुस्ताव तथा कम्युनिस्ट यूनियन डेमोक्रेटिक दल के नेता म्लियुकाव को भी सम्मिलित किया गया। इस सरकार के मंत्रियों में सिर्फ अलेक्जेंडर केरेंस्की समाजवादी था, अन्य सब उदारवादी बुर्जुआ थे। अस्थायी सरकार में केरेंस्की को न्याय मंत्री, गुस्ताव को युद्ध मंत्री, मिल्युकाव को विदेश मंत्री, टेरेवेन्को को अर्थ मंत्री बनाया गया। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने अपने भाई ग्रैंड ड्यूक माइकेल के पक्ष में सिंहासन का परित्याग कर दिया। इस प्रकार 300 वर्षों से जो रोमानोव राजवंश रूस में शासन कर रहा था, अब उसका अंत हो गया। अस्थायी सरकार और पेट्रोग्राड के मजदूरों एवं सैनिकों की सोवियत के बीच आंतरिक नीति के विषय में सैद्धांतिक मतभेद था। शीघ्र ही विदेश मंत्री म्लियुकाव को त्यागपत्र देना पड़ा और उसके साथ ही गुस्ताव भी सरकार से अलग हो गया। अब केरेंस्की को नया युद्ध मंत्री बनाया गया। जून 1917 में पेट्रोग्राड सोवियत ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस का अधिवेशन आमंत्रित किया, जिसमें क्रांतिकारी समाजवादी, मंसेविक और बोल्शेविक दल के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। आगे है, इस सम्मेलन में 300 सदस्यों की अखिल रूस सोवियत कार्यकारिणी समिति गठित की गई, किंतु वास्तविक कार्यकारिणी शक्ति 20 सदस्यों के प्रेसिडियम को दी गई, जिसमें क्रांतिकारी समाजवादी एवं मेंशेविक दल के सदस्य सम्मिलित थे। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी, हालांकि आपको पता है ये बुक पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट से भरा है, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, चाहे तो हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वीडियो लंबा होने के साथ साथ टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक, इस वजह से जो है हम अंडरलाइन नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक, बोल्शेविक दल ने इसका विरोध किया था। 1 जुलाई 1917 को पेट्रोग्राड सोवियत ने मजदूरों का प्रदर्शन अपने समर्थन के लिए किया था, किंतु मजदूरों ने उनकी आशा के विपरीत युद्ध बंद करो, सारी सत्ता सोवियतों को दो आदि नारे लगाए। इस प्रदर्शन में 5 लाख मजदूरों ने भाग लिया था। इस प्रदर्शन से स्पष्ट था कि मजदूर वर्ग मंत्रिमंडल की नीति से पूर्णतः असंतुष्ट था। 3 जुलाई 1917 को शासन के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ जो 4 दिनों तक चला। 4 दिनों तक दोस्तों चला। ठीक है, आगे है, अंत में सरकार ने सेना की मदद से विद्रोह को दबा दिया। आगे, लेनिन और
जीनोविव को रूस छोड़कर भागना पड़ा। 20 जुलाई 1917 को प्रिंस जी ल्वोव ने त्याग पत्र दिया तथा केरेंस्की ने नई सरकार का गठन किया। केरेंस्की मार्च 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद स्थापित सरकार में सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी का प्रतिनिधि था, जो बाद में अस्थायी सरकार का अध्यक्ष भी बना। मार्च 1917 ईस्वी की क्रांति के समय व्लादिमीर इलियच इलियानोव लेनिन स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन बिता रहा था, जो अप्रैल 1917 ईस्वी में रूस पहुंचा। रूस लौटने के बाद लेनिन ने युद्ध और क्रांति के बारे में अपना भाषण दिया तथा बोल्शेविक एवं मेसेविक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अपना निबंध पढ़ा, जो अप्रैल थीसिस कहलाता है। 5 नवंबर 1917 को जब केरेंस्की ने बोल्शेविकों को बंदी बनाने का आदेश जारी किया तो बोल्शेविकों ने राजधानी पेट्रोग्राड पर अधिकार कर लिया और व्लादिमीर इलियच लेनिन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया। लेनिन के अधीन एक मंत्रिमंडल या काउंसिल ऑफ पीपुल्स कमिसार्स का गठन हुआ, जिसमें स्टालिन, ट्रॉट्स्की, राइकाव तथा मिल्यूतीन को सम्मिलित किया गया। इस सरकार में स्टालिन को गृह मंत्री तथा ट्रॉट्स्की को युद्ध मंत्री नियुक्त किया गया। केरेंस्की इसी घटना चक्र के दौरान देश छोड़कर भाग गया। रूस में इस क्रांति के साथ ही रोमानोव वंश के शासन का अंत हो गया। बोल्शेविक क्रांति यद्यपि 7 नवंबर को हुई, किंतु पुराने रूसी पंचांग के अनुसार यह 25 अक्टूबर का दिन था, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति का तात्कालिक कारण खदानों का अभाव था। नवंबर 1917 की क्रांति के द्वारा सत्ता बोल्शेविक नेता लेनिन तथा ट्रॉट्स्की के हाथ में आ गई। इन्होंने जर्मनी के साथ संधि करने के लिए वार्ता आरंभ की। आगे 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूसी विदेश मंत्री ट्रॉट्स्की ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कर ली। रूस को जर्मनी द्वारा प्रस्तावित शर्तें माननी पड़ी। संधि वार्ता में दोनों देशों के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया और तुर्की के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस के लिए बहुत अपमानजनक थी। इस संधि के फलस्वरूप रूस को 73% लोहे, 89% कोयले, 27% कृषि योग्य भूमि तथा 44% जनसंख्या से हाथ धोना पड़ा। इस संधि के संपन्न होने पर रूस जर्मनी का मित्र हो गया तथा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। नवंबर 1917 ईस्वी से 1919 ईस्वी के आरंभ तक लगभग 3 साल तक बोल्शेविकों को अपने विरोधियों का डटकर मुकाबला करना पड़ा। इंग्लैंड, फ्रांस तथा अमेरिका बोल्शेविकों के इन विरोधियों का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कर रहे थे आगे है बोल्शेविकों के भयंकर कारनामों को लाल आतंक और उनके विरोधियों के। एक सेकंड दोस्तों, ये डॉग लोग परेशान। चलिए ये लोग थोड़ा शांत हुए, देखते हैं आगे। हाँ, तो कहाँ थे? लाल आतंक और उनके विरोधियों के कुकृत्यों को श्वेत आतंक कहा जाता था। आगे है बोल्शेविकों द्वारा लाल आतंक स्थापित करने का उद्देश्य क्रांति विरोधियों को समाप्त करना था। क्रांति विरोधियों को इंग्लैंड, फ्रांस एवं अमेरिका समर्थन दे रहा था। क्रांति विरोधियों को श्वेत कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे दोस्तों, इन क्रांति विरोधी या प्रतिक्रियावादियों ने विदेशी सहायता से क्रांति को नष्ट करने के लिए श्वेत सरकारें स्थापित की थीं। बोल्शेविक नेता ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में श्वेत आतंक से निपटने के लिए 1918 ईस्वी में जिस सेना का गठन किया गया उसे लाल सेना के नाम से जाना जाता है। इस लाल सेना के कारनामे ही लाल आतंक कहलाते हैं। क्रांति विरोधियों से निपटने के लिए बोल्शेविकों ने गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं चेका स्थापित की। रूस में चेका नामक एक विशेष न्यायालय के द्वारा लगभग 10,000 व्यक्तियों को दंडित किया गया। आगे, चेका के अध्यक्ष फेलिक्स डेरजिस्की का यह विश्वास था कि सर्वहारा वर्ग की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आतंकवादी नीति अपनाना आवश्यक था। जुलाई 1918 में सम्राट निकोलस द्वितीय और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई। नवंबर 1917 में स्थापित हुई साम्यवादी सरकार ने 1918 में नवीन संविधान अपनाया। 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को जो मेहनत से अपनी आजीविका प्राप्त करता था को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। केंद्रीय मंत्रियों को कमिश्नर कहा जाता था। इस प्रकार बोल्शेविक शासन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता था। वह एक विशाल पिरामिड के समान था जिसका आधार हजारों सोवियतें थीं और जिसकी केंद्रीय सरकार अपनी सारी शक्ति इन स्थानीय सोवियतों से प्राप्त करती थी। 1936 ईस्वी में इस संविधान के स्थान पर एक नवीन संविधान अपनाया गया। गृह युद्ध 1918 से 1921 ईस्वी के समय जिस आर्थिक व्यवस्था की स्थापना बोल्शेविकों ने की थी वह युद्धकालीन साम्यवाद कहलाता है, वार कम्युनिज्म कहलाता है। यह नीति जुलाई 1918 से मार्च 1921 ईस्वी तक लागू रही। इसके तहत रूस की समस्त भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आगे है, युद्धकालीन साम्यवाद के पश्चात 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को नवीन आर्थिक नीति कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 ईस्वी में स्टालिन के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी। सलसबर्ग का किला रूस का बास्तिय कहा जाता है। तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना 1919 ईस्वी में मॉस्को में व्लादिमीर लेनिन द्वारा की गई, जिसके अध्यक्ष जिनोविव थे। दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, जिसके लेखक मार्क्स और एंगेल्स थे। लेनिन द्वारा संपादित समाचार पत्र इस्क्रा का अर्थ है चिंगारी। बोल्शेविकों ने प्रावदा नामक समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों को प्रसारित किया। अपने विचारों को क्या था दोस्तों? प्रसारित किया। आगे है फैक्ट फाइल। आगे है 1898 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना हुई। 1903 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक दल बोल्शेविक तथा मेंशेविक के रूप में विभाजित हुआ। 1905 ईस्वी में 22 जनवरी को खूनी रविवार की घटना हुई। 1916 ईस्वी में दुष्ट साधु रासपुतीन की हत्या की गई। 1917 ईस्वी में दोस्तों 8 मार्च को पेट्रोग्राड की जनता ने रोटी की मांग करते हुए हड़ताल कर दी। 1917 ईस्वी में 14 मार्च को
प्रिंस जी ल्वोव के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन हुआ। 1917 ईस्वी में 15 मार्च को जार निकोलस द्वितीय द्वारा सिंहासन त्याग दिया गया। 1917 ईस्वी में ही 7 नवंबर को बोल्शेविकों द्वारा सफल क्रांति हुई। 1918 ईस्वी में 16 जुलाई को जार निकोलस द्वितीय तथा जारीना को गोली से उड़ा दिया गया। 1924 ईस्वी में दोस्तों लेनिन की हमारी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा रूसी क्रांति समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग चीनी क्रांति पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। लव यू दोस्तों।